नमस्कार। निबंध के फिर एक नए क्लास में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो निबंध है वह निबंध है भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, या ऐसे कहें कि हमारे जो भारतीय संस्कृति पर है तो इसकी पश्चिमी सभ्यता का क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से जानते हैं। और इसको समझने के लिए भारत के इतिहास में प्रवेश करना जरूरी होगा। भारत का पुरातन संस्कृति भी, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपको होनी ही चाहिए, और कैसे इसमें बदलाव हुआ और कब बदलाव हुआ इसके बारे में डिटेल्स। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन या भारतीय सभ्यता संस्कृति पर आखिर इन पश्चिमी सभ्यताओं का प्रभाव कैसे पड़ा। तो इसके लिए सीधे आपके भी जहन में, दिमाग में आ रहा होगा कि जब पश्चिमी संस्कृतियां हमारे देश में प्रवेश की, वो पुर्तगाल से लेकर के और अंग्रेज तक जब वे भारत में प्रवेश किए और वे पश्चिम से आए भारत में व्यापार करने और यहाँ के शासक बन गए, तो उनके द्वारा लाई गई संस्कृतियाँ और दर्शन भारतीय संस्कृति और दर्शन और सभ्यता से जब घाल मेल होना शुरू हुई या घुलना मिलनी शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं भारतीय समाज को लगने लगा कि हम लोग कहीं पीछे छूट गए हैं। और बहुत से क्षेत्रों में पश्चिमी सभ्यताओं का भारतीय सभ्यता में अंगीकृत और आत्मार्पित करना शुरू हो गया। मतलब कि पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य सभ्यताएं, यहाँ तक कि खाने पीने, वेशभूषा, कपड़े पहनने का तरीका भी, ये सब भारतीय समाज में आत्मसात होने लगा। तो इस तरह से पश्चिमी सभ्यता के भारत में एक सुनियोजित ढंग से लेकर के, एक सुनियोजित तरीके से लेकर के और अपने आप इस सभ्यता पर प्रभाव डाला। अर्थात भारतीय जो समाज है और संस्कृति पर है, इस पर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि जब अंग्रेज भारत में आए या पश्चिमी दुनिया के लोग भारत में आए, तो ये भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। और जब भारत में वो व्यापार करने के लिए आए, तो वो उनकी व्यापार में सुविधा होने के लिए वे अपनी भाषाओं को यहाँ के कुछ भारतीयों को सिखाने लगे, क्योंकि जब तक उनकी भाषा भारतीय नहीं सीखेंगे तो उनके कार्यों को मूर्त रूप कैसे देंगे। तो एक बात यहाँ शुरुआत हुई, और जो लोग उनके संपर्क में रहने लगे, उनके क्लर्क बन गए, कर्मचारी बन गए, तो वे उनकी सभ्यता और संस्कृति सबसे पहले प्रभावित हुए। सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय संस्कृति पर तब पड़ा जब मैकाले की शिक्षा नीति आई। और मैकाले की शिक्षा नीति जब भारत में, रंग और शरीर से तो भारतीय रह गए, लेकिन पूरी तरह से दिमाग से और मस्तिष्क से वो पश्चिमी सभ्यता वाले बन गए। हालांकि इसका भारतीय लोगों को अधिक लाभ भी हुआ और भारत इससे अपनी आज़ादी प्राप्त करने में सफलता भी प्राप्त की। क्योंकि अगर अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा को, हम लोग अंग्रेजी साहित्य को नहीं जानते, दुनिया में कैसे कौन विजय कैसे प्राप्त किए, छोटे से राज्य कैसे बड़े राज्यों पर विजय प्राप्त किया, ये सब अंग्रेजी साहित्य से ही भारतीय लोगों ने अंग्रेजी माध्यम से ही सीखा। और तब इनके अंदर चेतना जागृत हुई और राष्ट्र भावना और अधिक विकसित हुआ। तो कहीं ना कहीं मैकाले की एक नीति थी कि नहीं, भारतीयों को हम अंग्रेज बना लें, तो वो तो सफल रहा कुछ हद तक, लेकिन मैकाले के यह जो चाल थी वो भारतीयों के लिए भी लाभप्रद साबित हो गया, क्योंकि भारतीयों ने उस अंग्रेजी ज्ञान को प्राप्त कर दुनिया से दो चार होने लगे और दुनिया से और पश्चिमी जगत से जुड़ करके अपने लिए वह सुनियोजित समय बनाए और उस समय पर आज़ादी प्राप्त की। महात्मा गांधी अगर अंग्रेजी नहीं पढ़े होते, जवाहरलाल सुभाष चंद्र अगर अंग्रेजी नहीं पढ़े होते, तो वो दुनिया के लोगों से बात नहीं कर सकते थे। तो कहने का मतलब है कि आज पहनावा, मैंने जो ये शर्ट पहना है, जिसको हम लोग शर्ट कहते हैं, हमारे परदादे अक्षरदादे कुर्ता धोती पहना करते थे। तो आज पश्चिमी जगत का प्रभाव हमारे घर की रसोई से लेकर के और हमारी प्राचीन या पुरातन विकसित सभ्य सांस्कृतिक दर्शन सब पर पड़ा है। जातिवाद पर पड़ा है, नस्लवाद पर पड़ा, सब पर पड़ा है। इसे कोई भारतीय, या ये कहेंगे कि कोई भी आज विश्व में पश्चिमी सभ्यता से अछूता नहीं रहा है। लेकिन आज का हमारा निबंध है भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। आइए हम लोग लेखक के माध्यम से जानते हैं, हमारे नोट्स के माध्यम से जानते हैं। ब्रिटिश काल से पूर्व की भारतीय संस्कृति पूर्णतः धार्मिक, आध्यात्मिक, परंपरावादी और भाग्यवादी थी। मतलब जो मैंने आपसे बात कही कि ये पुरातन था,
धार्मिक था, अध्यात्म पर आधारित था, परंपरा पर था, भाग्यवादी था। तथापि अंग्रेजों के संपर्क में आकर भारतीय जीवन का स्वरूप भी काफी हद तक परिवर्तित हो गया। धार्मिक आध्यात्मिकता एवं त्यागमयता को भौतिकता से प्राप्त अग्राह्य होने से आघात पहुंचा। यूरोपीय विचारधारा से प्रभावित होने के कारण परंपराओं के प्रति मोह कम होने लगा और नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण भाग्यवाद के प्रति अनास्था उत्पन्न होने लगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शब्द है कि परंपराओं के प्रति मोह भंग होने लगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण भाग्यवाद के प्रति अनास्था उत्पन्न होने लगी। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हम ऐसा ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी पुरातन सभ्यता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं थी, बिल्कुल थी। तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, मंदिरों के गर्भगृह में कपूर को जलाना, घी के दीपक जलाना, ये सब भारतीय संस्कृति में विज्ञान को ही दर्शाता है। अगर किसी मंदिर के गर्भगृह में हम लोग केरोसिन तेल जलाएंगे तो धुआं से सब पंडित लोग मर जाएंगे, काला हो जाएगा। लेकिन अगर शुद्ध गाय का घी जलाते हैं तो केवल ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। शुद्ध कपूर जलाते हैं तो केवल ऑक्सीजन मिलेगा और प्रकाश दोनों मिलेगा और कोई वहाँ पर अपरूप नहीं छूटेगा। तुलसी के पास अगर हम लोग जल देते हैं तो वहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति कई जगहों पर उपवास की परंपरा हो, वेद पाठ करने की परंपरा हो, कई अनुष्ठान हो, यज्ञ कुंड में हवन हो, ये सब डायरेक्टली विज्ञान से जुड़ा हुआ था। लेकिन इन चीज़ों को ही, इन्हीं विज्ञान को भी कैसे पश्चिमी जगत ने हमें दकियानूसी बताया और ढकोसला बताया, यह निश्चित ही पाश्चात्य जगत की जीत होती है। हमारे ही परंपरा को, हमारे ही वेद को, हमारे ही ज्ञान को दूसरे ढंग से उन्होंने हम पर थोपा तो कहा गया कि भारतीय संस्कृति पर वैज्ञानिक भाग्यवाद के प्रति अनास्था उत्पन्न होने लगा। वो बाद का विवाद का विषय से हम लोग किसी विशेष खंड में डिस्कशन करेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति के आंतरिक गुणों, आदर्श, नैतिकता, बुद्धि आदि में भी परिवर्तन हुआ। इन तत्वों पर पाश्चात्य शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ये बात बिल्कुल ही माननीय योग्य है कि हमारा आदर्श, हमारा नैतिकता और हमारी बुद्धि पर पाश्चात्य दर्शन ने कहीं ना कहीं उस पर कालिख पोतने का या जंग लगाने का काम किया। हमारी जो बौद्ध बुद्धि थी, बौद्धिकता थी, जो हमारा आदर्श था, जो नैतिकता था, आज आप देखेंगे कि जो जितना ही शहरी है उसमें नैतिकता की और आदर्श की उतनी ही कमी होती जा रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गाँव में आप जाएंगे किसी घर तो आपको कम से कम गुड़ और एक गिलास पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर शहरों के दरवाजे में किसी के पास चले तो क्या काम है, बिना दरवाजा खोले हुए आपसे बात करेगा। ये जो आदर्श हमारा खत्म हुआ, नैतिकता थी कि कोई हमारे घर पे कहीं से आया है तो प्यासा आया है, ये नैतिकता और आदर्श पाश्चात्य जगत ने इसको मिटाया, खत्म किया। इन तत्वों पर शिक्षा का प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो जन्म एवं रंग से भारतीय तो हों पर अन्य सभी दृष्टियों से अंग्रेज बन जाएं। प्रारंभ में भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति की ओर झुकती हुई प्रतीत हुई। भारत में अनेक लोग थे जिनके लिए पाश्चात्य संस्कृति आदर्श बन गई थी, वे उसकी नकल करने लगे थे। भारतीय समाज, धर्म और दर्शन में उनको कोई विश्वास नहीं था। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि संपूर्ण भारत इस पश्चिमी संस्कृति का शिकार हो जाएगा। यह बिल्कुल ही सही बात है कि जब भारत में शुरुआती दौर में अंग्रेज आए, उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, विलासिता की जो भाव थी वो भारतीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई और भारतीय उसके प्रति फर्स्ट ऑफ ऑल आकर्षित होना शुरू हो गए। ऐसा ये बात नहीं थी कि पाश्चात्य जगत में जो दर्शन और आदर्श थी सारे गलत थे। भारत की रूढ़िवादी परंपराएं हो, अंधविश्वास हो, बहुत चीज़ों को उसने दूर भी किया। लेकिन इन सबके अतिरिक्त जो अच्छे चीज़ें थीं उन पर भी उसने जंग लगाया और पर्दा डाल दिया और उस पर्दे के मुंह में सब कुछ पड़ भी गया था। लेकिन बाद में चल के खुद भारतीय ने इसे खंडन किया और एक नए दर्शन का प्रादुर्भाव भी उत्पन्न किया। पश्चिमी संस्कृति गहन अध्ययन करने वाले भारतीयों ने पश्चिम की ओर इन अंधे आकर्षण का विरोध किया। मतलब कि जिन्होंने बिल्कुल अध्ययन किया कि क्या ये संस्कृति हमारे लिए है कि नहीं है,
जब उन्होंने भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति पर अध्ययन किया, तब उन्होंने पश्चिमी सभ्यताओं का संस्कृतियों का विरोध भी किया। इन्होंने भारतीयों को अपनी संस्कृति और धर्म विश्वास करने की प्रेरणा दी। इन शिक्षित सुधारवादी भारतीयों ने तर्क के आधार पर पश्चिमी संस्कृति का परीक्षण आरंभ किया। माने इनका भी टेस्ट अब भारतीय पटल पर शुरू हो गया। उन्होंने प्राचीन के सर्वश्रेष्ठ का चयन किया। प्राचीन से परंपराएं हमारी चली आ रही थी, उसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ को चुना तथा पाश्चात्य के श्रेष्ठ के साथ सामंजस्य बैठाया। उन्होंने अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, निरक्षरता आदि सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने का बीड़ा भी उठाया, जिससे मध्यम वर्ग में सामाजिक चेतना जागृत हुई। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य संस्कृति के भारतीय समाज के साथ संपर्क से प्राचीन भारतीय नैतिक विचार परिवर्तित होने लगे। फलस्वरूप विवाह, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, शिष्टाचार, व्यवहार आदि पर पाश्चात्य प्रभाव झलकने लगे। जाति प्रथा की जकड़न ढीली पड़ने लगी। इस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने जीवन एवं चरित्र को एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान किया। मतलब सीधी सी बात है कि पाश्चात्य संस्कृति जब शुरुआत में आई तो भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से ढकने का काम कर रही थी। और शुरुआत में कुछ लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अगड़े लोग जो आगे रह के अंग्रेजों के साथ मिलकर काम भी किया करते थे, वो निश्चित रूप से ही इन संस्कृतियों से पाश्चात्य संस्कृति प्रभाव में चले आए। लेकिन जो ही कुछ बुद्धिजीवी और ज्ञानी लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय संस्कृति पर या इसे कसौटी पर उसको कसना शुरू किया, तो पाश्चात्य संस्कृति भी कहीं ना कहीं इससे पीछे छूटती चली गई। तब इन दोनों के बीच तालमेल बैठाया गया और भारतीय संस्कृति में जो कुरीतियाँ थीं, बुराइयाँ थीं, उसे समाप्त करने का प्रयास किया गया और पश्चिम का नकल किया गया। लेकिन जो भारतीय संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ था, पुरातन था, जो वैज्ञानिक स्तर पर खरा उतरता था, उन्हें ज्यों का त्यों पुनः अपनाया गया और उनको प्रचारित और प्रसारित भी किया गया। 1893 में भी स्वामी विवेकानंद का शिकागो धर्म सम्मेलन में जब भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता को पटल पर रखा गया तो संपूर्ण विश्व को झकझोर दिया। और इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व इस धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के जो भारतीय दर्शन पर जो बात की गई, सारा दुनिया भारतीय संस्कृति कायल हो गया। यह भी एक उस समय मील का पत्थर साबित हुआ कि पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति पर पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं हो सकी। आइए इसे हम कुछ पॉइंटों में पढ़ते हैं, अलग अलग पॉइंटों में पढ़ते हैं। और इसका पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, सामाजिक प्रभाव। पश्चिमी जगत का क्या प्रभाव पड़ा या पश्चिमी सभ्यता का हमारे भारतीय समाज पर। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव ने भारतीय समाज में क्रांति पैदा कर दी। मध्यकालीन संस्कृति के समान के काल में भी संत कबीर, चैतन्य आदि ने इस बात का प्रयत्न किया था कि जाति प्रथा की कठोरता और छुआछूत भेदभाव को समाप्त करके समानता के आधार पर हिंदू समाज को पुनः संगठित किया जाए। और उनके प्रयत्नों का आशाप्रद परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। वहीं पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी जाति प्रथा पर प्रहार किया। देखिए ये बात सही बात है। न सिर्फ पश्चिमी सभ्यता के लोग बल्कि भारत में भी देखेंगे तो रहीम है, कबीर हैं, ऐसे कई हमारे विद्वान कवि रहे हैं उस समय के या दार्शनिक रहे हैं जो भारत में छुआछूत, ऊंच नीच, गरीब, जाति प्रथा आदि का विरोध करते रहे हैं। लेकिन जैसे ही पश्चिमी सभ्यता आई और पश्चिमी सभ्यता आकर के जाति प्रथा पर थोड़ा सा जोर डाला तो भारतीय संस्कृति में यह जो जकड़न जरूर ढीली हुई। अंग्रेजों के शासन काल से पूर्व जाति प्रथा अपने समस्त प्रतिबंधों तथा नियमों के साथ हिंदू जीवन में पूर्ण समाहित हो चुकी थी। परंतु अंग्रेजी शासन काल में कुछ इस प्रकार के कारकों या शक्तियों का इस देश में विकास हुआ जिनके कारण जाति प्रथा के संरचनात्मक तथा संस्थात्मक दोनों ही पहलुओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। यातायात साधनों के विकास के फलस्वरूप नगरों और गांवों के बीच दूरियां समाप्त हो गईं। ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच दूरियां समाप्त हो गई तथा ग्रामीण और शहरी लोगों के मध्य विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें गांवों में जाति पाति के प्रति उतनी अधिक कट्टरता अब नहीं रह गई। छुआछूत को समाप्त करने के विचार का जन्म पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रभाव कारण संभव हो सका। पाश्चात्य शिक्षा और मूल्यों ने समानता के सिद्धांत को भारत के सामाजिक वातावरण में पैदा किया और नगरों की उन्नत
सामाजिक परिस्थितियों ने अछूतों को भी उनके अधिकारों को संबंध में सचेत किया और इस जागरूकता को आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और विशेष रूप से गांधी जी ने और सक्रिय किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के भेदभाव मानते हुए इसका अंत करने की बात भी कही गई। पाश्चात्य संस्कृति ने धीरे धीरे भारतीय रहन सहन, रीति रिवाज और प्रथाओं को प्रभावित किया। वेशभूषा, खान पान, बोलने, अभिवादन करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। पाश्चात्य संस्कृति, शिक्षा और विचारधाराओं ने न केवल दुनिया को राष्ट्रीय जीवन के संपर्क में ला दिया, बल्कि देश के अंदर विभिन्न विपरीत समूहों और एक सांस्कृतिक समानता को भी उत्पन्न किया। इस सांस्कृतिक समानता से भारतीय जीवन में एकता और राष्ट्रीयता के नवीन लहर दिखाई दिए। तो सीधा सा मतलब है कि पाश्चात्य जीवन का, पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय समाज पर चहुमुखी विकास देखा गया। और इसका सीधा सा मतलब होता है कि जब पाश्चात्य लोग भारत में आए और संपूर्ण भारत में आवागमन की सुविधाओं को विकसित किया, लोगों से मेल जोल होना शुरू हुआ, एक दूसरे से लोग मिलना जुलना शुरू किए, शहरों में लोग रोजगार के लिए आए और वहाँ के गुण सीखे, गाँव में जाके बताए, विचारधाराएं जब मिलना शुरू हुई तो बिल्कुल ही पाश्चात्य जगत का भारतीय समाज, वो शहर से हो चाहे गाँव चाहे छोटा कस्बा ही क्यों न हो, वहाँ उसके प्रभाव दिखने लगे। ये अलग बात है कि शहरों में इसके प्रभाव सर्वाधिक सबसे पहले और ज़्यादा पड़े। आज भी आप देखेंगे तो शहरी लोगों में पाश्चात्य जगत, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, विचार, बोली सब क्या है, वो पश्चिमी जगत से अधिक मिलता है। आज भी भारत में एक तरफ इंडिया और एक तरफ भारत कह के चर्चा की जाती है। भारत मतलब गाँवों का देश, रियल भारत, और इंडिया मतलब कि शहरों में वे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही पाश्चात्य दर्शन में डूबे हुए हैं। तो मिला जुला करके पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव पूरे भारत पर तो पड़ा, समाज पर पड़ा, लेकिन ये पूरी तरह से एक लहर में न होकर के आज भी बंटा हुआ है, कहीं कम कहीं ज़्यादा है। धार्मिक जीवन पर प्रभाव। धार्मिक जीवन जो होता है किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी स्टेट की संस्कृति से जुड़ा होता है। और निसंदेह ही जब पाश्चात्य धर्म और पाश्चात्य संस्कृति भारत में समावेश हुई, परिवेश उसका हुआ, तो धार्मिक जीवन पर भी इसका प्रभाव डाला। भारत में पश्चिमी संस्कृति के प्रचार प्रसार के पूर्व धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। धार्मिक रीति रिवाजों, पाखंडों ने व्यक्ति के जीवन को जगड़ रखा था। यहाँ पर जो पाखंड का मतलब ये है रीति रिवाज के साथ जो मतलब के अनुष्ठान थे। धार्मिकता के नाम पर कुसंस्कारों और कुरीतियों ने व्यक्ति का स्वतंत्र होकर जीना ही मुश्किल कर दिया था। जातिगत भेदभाव, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं पर अत्याचार, धार्मिक कर्मकांड, पाप निवारण के नाम पर लोगों का शोषण आदि कई पीढ़ियों और रूढ़ियों और अंधविश्वास के कारण भारतीय समाज पर हजारों वर्षे अज्ञानता के अंधकूप में पड़ा हुआ था। देखिए, फर्स्ट पैरा का सीधा सा मतलब यही हुआ कि पाश्चात्य दर्शन के पहले भारतीय धर्म में अंधविश्वास थी, कुरीतियाँ थी, बहुत सा पिछड़ापन था, जो इन सब चीज़ों पर पाश्चात्य संस्कृति ने और सभ्यता ने आघात किया। इसमें से कुछ को आईना दिखाया और लोगों को इससे मुक्ति दिलाने का काम किया। यहाँ तो बिल्कुल ही सही था। पाश्चात्य शिक्षा, धर्म और आदर्शों तो एवं मूल्यों ने इस स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंधविश्वास एवं श्रद्धा का स्थान बुद्धि, विवेक, तर्क ने ले लिया तथा उदारता और स्वतंत्र विचार, कट्टरता और शास्त्रवाद और विजयी होने लगा। प्राचीन विश्वास और परंपराओं और सिद्धांतों को विज्ञान, तर्क, समालोचना और विश्लेषण कसौटी पर कसा गया। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। भारतीय धर्म, संस्कृति और संस्कारों को खत्म नहीं किया गया, उसे कसौटियों पर कसा गया। जो मिट गए वो मिट गए और जो खरे उतरे उन्हें लागू ज्यों का त्यों किया गया। और उनमें से अनेक अवांछनीय तत्वों, लक्षणों और परंपराओं की निंदा कर उन्हें त्याग दिया गया, जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पुरोहित प्रभुता आदि। पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव से भारतीय समाज के अनेक लोग ईसाई दृष्टिकोण, रहन सहन और खान पान की ओर झुके। देखिए, यहाँ बात मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ईसाई दृष्टिकोण भारत में एक सुनियोजित तरीके से आई थी। सुनियोजित तरीके से मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भारत में पश्चिमी मिशनरियाँ ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कर रही थी, वह सिर्फ भारतीय उससे प्रभावित नहीं हुए,
बल्कि भारतीयों को जानबूझकर उस ओर झुकने के लिए विवश किया गया। गरीब लोगों को, खासकर गरीब हिंदू परिवारों को, गरीब मुस्लिम परिवारों को टारगेट करके, उन्हें चिन्हित करके और उन्हें लोभ लालच और कुछ वास्तविक रूप से मदद करके उन्हें ईसाई संस्कृति को झुकने को मजबूर भी किया गया था। ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा समाज पाश्चात्य संस्कृति के पीछे गुलाम बन के दौड़ना शुरू कर दिया। वह एक सुनियोजित रणनीति थी, इसलिए उन्होंने मिशनरी और इसे मिशन नाम दिया था कि कैसे इसे हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वो आकर के इस ईसाइयत का प्रचार कर सके। भारतीय दर्शन के स्थान पर पाश्चात्य दर्शन और बाइबिल का गहन अध्ययन किया गया। सौभाग्य से इस प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई और राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और अरविंद घोष जैसे धार्मिक और सामाजिक सुधारकों ने अपने आंदोलनों में इस प्रवृत्ति का अंत कर दिया। मतलब कि जिस तरह से ईसाइयत की प्रचार भारतीय धर्म पर हो रही थी, ऐसे जागरूक लोग और भारत के जो पुनर्जागरण के प्रणेता थे, इन लोगों ने इन ईसाइयत पर अंत तो नहीं कर सके, लेकिन बहुत हद तक विराम लगाने का जरूर काम किया। उनकी गति को अबाध नहीं रहने दिया, निर्बाध कर दिया और धीरे धीरे उन पर पूरी तरह से कमी लाने लगी। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सुधार तथा धर्म सुधार था। राजा राम मोहन राय के बाद महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर तथा केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के संचालन का काम अपने हाथ में लिया। उसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की तथा सुधी आंदोलन चलाया। सुधी आंदोलन का मतलब था कि पुनः भारतीय धर्म और संस्कृति पर विश्वास करना, ये सुधी था। स्वामी दयानंद भारत में न केवल वैदिक धर्म की ही स्थापना करना चाहते थे, बल्कि भारतीय सामाजिक दृष्टि को जन्म पर आधारित जाति प्रथा के स्थान पर कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के रूप में बदलना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत की एक नवीन और वास्तविक व्याख्या करते हुए धर्म से दूर न जाकर धर्म के आधार पर ही भारत को समानता, प्रेम और भ्रातृत्व भाव का नया पाठ पढ़ाया। इस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से प्रभावित भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों ने भारतीयों में आत्मविश्वास तथा अपनी गौरवमयी परंपराओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। निसंदेह यह बात पूरी तरह सत्य है कि जिस तरफ से पाश्चात्य जगत के लोग भारत में आके अपनी संस्कृति और धर्म को थोपना चाह रहे थे, अगर ये पुनर्जागरण के अग्रदूत नहीं होते भारतीय सभ्यता संस्कृति के, तो आज भारत का पूरी तरह से पाश्चात्यीकरण हो जाता। लेकिन इन लोगों ने अपनी पुरातन सभ्यताओं और संस्कृतियों को और उचित अनुष्ठानों को जब पाश्चात्य जगत के कसौटियों पर रखा, तो कई मामलों में भारतीय उन पर विजित होते हुए दिखाई दिए और बाद में भारतीयों को यह एहसास हो गया कि नहीं, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कईयों से बहुत अच्छा है। आर्थिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा? पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का जितना प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा, उतना शायद किसी क्षेत्र पर पड़ा होगा। इसका मूल कारण यह था कि अंग्रेज भारत में व्यापारिक उद्देश्य लेकर आए थे और संयोग से उन्हें भारत में राज्य करने का मौका भी मिल गया। अपनी राज्य सत्ता का लाभ उठाकर उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने तथा अधिकाधिक व्यापारिक लाभ कमाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजी राज की स्थापना बाद में गायों की परंपरा अंततः कमी आई, या इसको ग्रामीणों कह सकते हैं, या भारतीयों की परंपरा और कमी आई। ग्रामीणों की होगी, ग्रामों की परंपरा और आत्मनिर्भरता में कमी आई। ग्रामीण लघु उद्योग का महत्व मशीनीकरण के कारण कम होने लगा। जैसे भारत के हर एक गांव में कुटीर उद्योग थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने अपना व्यापार करना शुरू किया, बड़े बड़े कारखाने लगाए, तो भारत के गांवों में बसने वाले जो कार्मिक थे, जो लघु उद्योग करते थे, उनके जीवन पर बड़ा इसका असर पड़ा और गांवों का महत्व कम होने लगा। जमींदारी प्रथा के विकास से कृषकों की आर्थिक दशा दयनीय होने लगी। मिल और मशीनों की स्थापना शहरों में की जाने लगी, जिससे काम करने के लिए लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे। मिल मालिकों का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना था, अतः मजदूरों का शोषण करने लगे थे।
इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने भारतीय भू संपदा, मानव संपदा और कृषि संपदा का भी काफ़ी दोहन किया और अपने व्यापार को समृद्ध किया। उन्होंने यातायात और संचार के साधन निर्मित किए जिससे सारा भारत एक दूसरे से जुड़ सका, पर इसके पीछे भी आर्थिक शोषण का ही उद्देश्य छिपा हुआ था। इस शोषण ने धीरे धीरे कृषक एवं श्रमिक आंदोलनों का सूत्रपात किया, जिसके चलते राष्ट्रीयता की भावना और अधिक बलवती हुई। ये बात सत्य है कि उन्होंने भारतीय आर्थिक स्थिति पर जो हमला किया और भारत को जो शोषण किया, तो शुरुआत में तो बिल्कुल ही अंग्रेजों को लाभ हुआ, लेकिन उनकी यही शोषण की नीति पुनः उनके प्रति दो धारी तलवार भी साबित हुई और यही शोषण की नीति अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने पर भी मजबूर हुई। शिक्षा पर प्रभाव। भारत जैसे विशाल देश के शासन प्रबंध का संचालन करने हेतु ब्रिटिश सरकार को बड़ी संख्या में व्यक्तियों की संख्या थी, जो कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों आदि में क्लर्क के रूप में कार्य कर सके। देखिए, यहाँ पर एक बात है, क्लर्क के रूप में भारत में जब अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित किया, राज संचित किया, तो भारतीयों को कोई बड़ा पद नहीं देते थे। बड़ा बाबू तक तो सीमित था, लेकिन मुख्य अधिकारी के रूप में कभी इनका चयन होता ही नहीं था। और अगर समानता लाने की बात की गई तो आईसीएस परीक्षा के अंतर्गत इतने कम समय और सिलेबस इतना कठिन कर दिया गया कि बहुत कम, माने मुट्ठी भर भी नहीं, सुई के नोक भर ही भारतीय जो थे इसमें सेवा में सम्मिलित हो सकते थे। इस शिक्षा प्रसार का उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति थी, न कि भारतीयों का कल्याण। यह शिक्षा किताबी शिक्षा मात्र थी, जिसका तकनीकी शिक्षा से कोई संबंध ही नहीं था। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए, आज बिल्कुल सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पश्चिमी जगत की शिक्षा थी, वैज्ञानिक शिक्षा थी, विज्ञान था या साहित्य था या अंग्रेजी शिक्षा थी, आज भारतीय इसका लाभ लेकर पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहे हैं। मतलब कि अगर पाश्चात्य जगत की शिक्षा भारतीयों ने ग्रहण नहीं की होती तो आज हमारे जो यहाँ जो विदेशी मुद्रा का भंडार लगा होता, शायद ये नहीं होता। तो इस मायने में तो कभी कभी तो तारीफ कर ही देनी चाहिए। ईसाई धर्म प्रवर्तकों ने इस देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले ने स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम का विधान किया और इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कुछ समय के बाद इसी शिक्षा पद्धति ने भारतीयों को जागरूक करने में भी अधिक सहयोग दिया। यही बात है कि ना पाश्चात्य जगत को बारे में हम जान पाते, न अपनी राष्ट्रीयता को जान पाते और न दुनिया से जुड़ पाते, और आज़ादी मिलने में हमें और देरी हो गई होती। अंग्रेजी साहित्य जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था, भारतीयों में राष्ट्र प्रेम जागृत करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों ने अपने देश की परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीयों के मानसिक विकास में शिक्षा पद्धति अत्यंत सहायक सिद्ध हुई और अंग्रेजी भाषा के अध्ययन और ज्ञान से विश्व के अन्य भागों में भारत के संपर्क बढ़े तथा अपनी सैकड़ों वर्षों की अज्ञान और निंद्रा को त्याग कर जागृत हुए। यद्यपि शिक्षा के प्रसार से भारतीयों को अधिक लाभ पहुंचा तथा भारत में आधुनिक युग के जन्म का श्रेय अधिकांश इस शिक्षा संबंधी सुधार को दिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि भारत में जब पाश्चात्य शिक्षा मुख्यतः से अंग्रेजी शिक्षा आई तो इस शिक्षा माध्यम से हम अपने अधिकारों को विश्व पटल से हम लोग जुड़ सके और इससे भारत को ही लाभ हुआ। तो विदेशी भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है, आज भी लोग सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, इससे लाभ ही होता है। लेकिन उस समय मैकाले यही सोचा था कि इसका लाभ केवल हम लेंगे, लेकिन उसका लाभ सिर्फ उसको न मिल गया, अधिकांश लाभ भारतीयों को मिला। स्त्रियों पर प्रभाव। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव के कारण भारत में 19वीं शताब्दी में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, जिनके द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भारतवर्ष में पश्चिम का प्रभाव स्त्रियों पर बहुत अधिक पड़ा, उनकी दशा में सुधार हुआ। हिंदू विवाह एवं धार्मिक संस्कार जो माना जाता था, पति परमेश्वर की धारणा स्त्रियों के मन से जुड़ी रहने के कारण तलाक जैसी बातें समाज में लगभग अशोभनीय से अस्वीकृत मानी जाती थी।
किंतु अब विवाह को न धार्मिक संस्कार मानने लगा, अब तो जातिगत विवाह होने में आवश्यक भी नहीं रहा। पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण ही बाल विवाह और सती प्रथा पर रोक लग पाई। विधवा विवाह को भी मान्यता मिलने लगी। पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से स्त्रियों के जीवन प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष से समानता की ओर बढ़ी। भारत में स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। उनके लिए रामायण पढ़ लेने से ज्ञान होना पर्याप्त समझा जाता था। स्त्रियों की शिक्षा के लिए सुधारों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्त्रियों को उच्च शिक्षा की स्वीकृति दी गई। अतः धीरे धीरे स्त्रियों में भी उच्च शिक्षा बढ़ने लगी और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय स्त्रियों पर अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, जैसे पर्दा प्रथा का बहिष्कार, पुरुषों के साथ समानता की मांग आदि हुए। तो मतलब कि स्त्रियों पर जो प्रभाव पड़ा, जिस तरह से पाश्चात्य जगत में स्त्रियों को बहुत से अधिकार दिए गए हैं, लगभग समानता का अधिकार दिया गया है और कई देशों में तो पुरुषों से अधिक अधिकार स्त्रियों को दे रखा है। तो भारत की जब स्त्रियां जागरूक हुई, वे पढ़ी लिखी, तो उससे भारतीय समाज को ही, भारतीय परिवार को ही और इस देश को ही लाभ पहुंचा और आज भी पहुंच रहा है। अंत हम निष्कर्ष में ही कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में पश्चिमी विचारधारा एवं पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हुआ और भारतीय समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, शिक्षा तथा स्त्रियों के दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इस प्रकार महिलाओं के उत्थान में पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो अंततः यही कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति पर, सभ्यता पर पाश्चात्य जगत का प्रभाव निसंदेह पड़ा। आज इसका प्रभाव चहुमुखी दिखाई दे रहा है, चारों ओर दिखाई दे रहा है, लेकिन आज भारत के ही अंदर एक ऐसा द्वंद्व है जो कहीं न कहीं पश्चिमी जगत पर या पश्चिमी सभ्यता पर, हमारी अपनी पुरातन संस्कृतियों के जो कसौटियों पर खरे उतरे जो ज्ञान थे, उनमें हम उन पर भारी पड़ रहे हैं और यही कारण है कि आज भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें भारतीय संस्कृति का अपना तो महत्व है ही, लेकिन पश्चिमी जगत से ली हुई ज्ञान भी जो भारतीयों उनसे सीखा और अपने ज्ञान से ऐड किया, जोड़ा, तो यह दुनिया पर भारी पड़ रहा है। तो आज के निबंध में इतना ही और नेक्स्ट क्लास निबंध में आप पुनः हाजिर हों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।